जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसवानी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोगों का नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग ने मोशन इन अ प्लेन के लगभग 23 क्वेश्चंस कर लिया था पिछले वाले चैप्टर पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है बेटा, दो कण है ए और बी, एक छड़ ए बी पर है, लंबवत है, रेलों पर फिसलती है। ए का वेग बाइक की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड है और बी का वेग अल्फा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा हाँ, ओके बेटा, बी का वेग ज्ञात करना है हम लोगों को, बी का वेग ज्ञात करना है। और जब अल्फा दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं बेटा, ये दिया हुआ है बी की वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी बी, ठीक है ना, और ए की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है जिसको हम मान लिए वी ए बेटा, ठीक है। अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं तो आपको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस, क्योंकि अल्फा कितना दिया हुआ है 60, ठीक है, ये भी 60 होगा क्योंकि ये 90 है, तो ये कितना हो गया बेटा, ठीक है, 90 60 कितना, अरे भाई ये 90 60 तो बचा है 30 ना, ठीक है, कितना एंगल बचा है वाला 30 एंगल। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा, अगर मैं इस वाले रॉड को लूं, ये वाला अगर रॉड लूं, चलो ठीक है, इधर देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को बोलूं, तो ये जो हमारा रॉड है, रॉड ए बी, ये फिक्स्ड है। आप इसको किसी भी जगह पुश करो या किसी भी जगह डिस्प्लेस करके ले जा लो, इसका जो लेंथ है ये फिक्स रहेगा, मतलब ए बी का लेंथ, ए बी रॉड का लेंथ फिक्स रहेगा। तो हम ये, क्योंकि ए बी जो रॉड है वो रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, रिजिड बॉडी है। अब हम बोले कि इसका जो डायरेक्शन, एक कंपोनेंट ये ले सकते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं वी बी साइन थीटा, ठीक है ना, वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, वी बी साइन थीटा और वी ए कॉस थीटा, ये अलोंग द रॉड है, अलोंग द रॉड, ठीक है, अलोंग द जब रॉड, इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं वी बी साइन थीटा बराबर साइन थीटा कितना बेटा, साइन थीटा कितना लिए है, ये 30 है, 30 के बराबर हो गई है, 30 डिग्री, तो ये 30 मान लो, ठीक है ना, बराबर वी ए कॉस 60, वी ए कॉस 60, अच्छा सॉरी, जबकि ये थीटा एंगल है तो ये वी बी कॉस थीटा के अंडर ही आएगा बेटा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर जो हम लोग ने लिए हैं, जो वी बी जिस साइड से एंगल बना रहा होता है, वी बी ऊपर वर्टिकल जा रहा है, इस वाले साइड से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो हम इसको लेंगे बेटा कॉस कंपोनेंट में, कॉस 30 हो जाएगा ये, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर ए ने इस वाले साइड से थीटा अल्फा एंगल बनाया, हम लोग ने इसका कंपोनेंट कॉस अल्फा के रूप में लिया, वी ए कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला थीटा है, थीटा मतलब 30 डिग्री लिए हैं, क्योंकि ये 90 और ये 60, तो बचा वाला एंगल कौन सा होगा 30 डिग्री का, तो ये इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल है, तो हम इसको 30 मान लिए। वी बी इसके साथ में कंपोनेंट बना रहा है, इस कंपोनेंट को हम लोग ने लिए वी बी कॉस थीटा, तो हम बोल रहे हैं कि ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, दोनों कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। वी बी कॉस ने, हाँ cos 30, वी बी cos 30 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी ए cos 60। क्लियर है बेटा। अब हम लोग देखते हैं बोल क्या रहा है यहाँ पर, वीबी का वेग पूछा है, वीबी का वेग, और वी ए का वेग दिया हुआ है 10, वी ए का वेग कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो वी बी निकालना है तो वी ए cos 60 डिवाइड बाय cos 30 हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखिएगा, cos 60 और cos 30 की वैल्यू पुट करना है और va की वैल्यू पुट करना है, va की वैल्यू पुट करना है। va कितना दिया हुआ 10 मल्टीप्लाई, va कितना दिया, अरे a का वेग बाई की ओर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, तो va 10 दिया हुआ है बेटा, क्लियर है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 60 यहाँ पर याद के लिए लिख लो, cos 60 इज इक्वल टू होता है 1/2 और cos 30 होता है बेटा √3/2, कितना होता है √3/2, ये याद रखिएगा। ओके डन। cos 60 ऊपर है मतलब हम 1/2 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय cos 30 नीचे है, √3/2 नीचे आएगा, √3/2 डन है बेटा। 2 से 2 कैंसिल, तो और ये 10 √3, 10/√3 आंसर में है क्या कुछ ऐसा, नहीं। तो हम लोग देखते हैं √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो √3 से √3, ये 3 इंटू 3, √3 कितना हो जाएगा बेटा, अगले स्टेप में लेते हैं 10/√3
√3 डिवाइड बाय √3 3 10/3 और √3 यह है ना। हम इसको लिख सकते हैं 3.33 मल्टीप्लाई 1.732, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका अप्रॉक्स आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना ये वाले पॉइंट को, ये वाली तो बेटा ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। एक नाव को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के पार भेजा जाता है, ठीक है ना। फिर वही नदी और बोट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले तो नदी बना लो। नाव का जो स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यदि नाव की जो परिणामी वेग 10 किलोमीटर है, मतलब हम इसकी जो एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की दूरी बात कर ले, कितना है इसका परिणामी वेग। अगर बोट चलेगा लघुत्तम पाथ में तो वो इस कोण में चलेगा, इस वाले कोण में चलेगा, थीटा कोण में, ठीक है। तो इस परिणामी वेग कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है बेटा। परिणामी वेग समझ में आ रहा है। नदी के बहाव का वेग इसको मान ले रहे हैं हम लोग v, क्लियर है। तो बोल रहा है नदी के बहाव का वेग क्या है, तो ये वेग निकालना है, ठीक है। तो वेग निकालना है, जबकि नाव का वेग सॉरी यहाँ पर वेग बोला है, ठीक है। परिणामी वेग के लिए परिणामी वेग 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और नाव का वेग 8 किलोमीटर पर आवर है। तो अच्छा, नाव का वेग हम लोग इसको 8 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं और परिणामी वेग ले रहे हैं 10, ठीक है। तो v निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो कर्ण है आधार है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं v क्या हो जाएगा बेटा, √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इस प्रकार से निकाल लोगे बेटा, क्लियर है। अरे यार ये समझिएगा, परिणामी क्या होता है कि जो कर्ण होता है उसी से हम लोग परिणामी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। नाव तो ऐसे लघुत्तम पाथ में चल रहा है ना, फिलहाल के लिए यहाँ पर ऐसा बोला नहीं है कि उसको लघुत्तम पाथ में अपने एक किनारे से दूसरे किनारे चलना है, ठीक है। आपको नाव का वेग दिया हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं नाव ऐसे सीधे सीधे चल रही है 8 की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर की स्पीड से, और ये नदी के बहाव का वेग है जिसको इसको मान लिया हम लोग। अब परिणामी वेग यही होगा ना बेटा, ये कर्ण के द्वारा ही परिणामी वेग को दर्शाया जाएगा। तो हम बोल रहे हैं v बराबर √10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है बेटा, 100 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को माइनस करोगे 36 आएगा, और 36 का रूट कितना होता है बेटा, 6 होता है, ठीक है ना। तो ये निकल गया आपका क्या, 6 किलोमीटर पर आवर, किसकी स्पीड, नदी के बहाव की स्पीड, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी गेंद को ऊर्ध्व दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेप्य पथ की अधिकतम ऊंचाई पर इसकी चाल क्या होगी। पहले तो जानिएगा क्या होता है प्रक्षेप्य पथ, ठीक है ना। आप देखोगे कि इस प्रकार से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, ठीक है ना, एक धरातल का सरफेस है। आप यहाँ से खड़े होकर ऊर्ध्वाधर से, या हम बोल रहे हैं कि एक क्षैतिज से थीटा कोण पर किसी वस्तु को फेंकते हो यू, तो ये जो वस्तु है इस प्रकार से पैराबोलिक पैथ को ट्रेवल करते हुए इस प्रकार से सफर करता है, ठीक है ना। प्रक्षेप्य पथ होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, परवलयाकार पथ को तय करता है। हम यहाँ पर ये बात करेंगे जो हमारा इनिशियल पॉइंट है ए और लास्ट पॉइंट हम लोग बी को ले रहे हैं, दोनों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है इसको क्षैतिज परास कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो पीक पॉइंट है जहां से वस्तु ने अपनी जो दिशा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट किया है या चेंज किया है, उस बिंदु को हम लोग ने बोला अधिकतम ऊंचाई। क्या बोला, अधिकतम ऊंचाई। जनरली अधिकतम ऊंचाई को यश से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, ए से बी बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगा, इस वाले जो पथ को सफर करते समय ए से बी तक पहुंचने में जो समय लगा उसको कहते हैं उड्डयन काल का जो सूत्र होता है, इस सभी के लिए सूत्र लिख दे रहे हैं। उड्डयन काल के लिए जो सूत्र होता है ध्यान दीजिएगा, ये होता है T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। ध्यान दीजिएगा, उड्डयन काल के लिए खास बात ये है कि जो समय ए से ये पीक पॉइंट पे चल रहा है, पीक पॉइंट को मैं पी ले रहा हूँ, पीक पॉइंट मतलब टॉप वाली पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट या उच्चतम बिंदु को मैं क्या ले लिया बेटा, बिंदु पी ले लिया। तो ए से बी तक जाने के लिए जितना समय लगा होगा किसी वस्तु को, उतना ही समय पी से बी तक आने के लिए लगा होगा बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं अगर बोलूं कि इसमें अगर u sin थीटा अपॉन में जी इतना समय लगा, कितना, ये ए से पी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो पी से बी तक पहुंचने के लिए भी इतना ही समय लगेगा u sin थीटा अपॉन में जी।
अब टोटल समय के लिए बात कर रहे हैं, मतलब ए से कंप्लीट बी तक पहुंचने के लिए, जिसको हमने उड्डयन काल का परिभाषा दिया है। उड्डयन काल क्या होता है कि ए से बी तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल। ठीक है, तो u sin थीटा जी दोनों को जोड़ोगे तो हमको उड्डयन काल मिल जाएगा 2u sin थीटा अपन जी। अब हमने बोला ए से बी तक के पहुंचने के लिए या क्षैतिज रूप से जो ये दूरी दिख रहा है, ठीक है ना, इस एक्स अक्ष में जो ये दूरी आर दिख रहा है, जिसको मैंने क्या बोला, क्षैतिज परास। क्या बोले हमने, आर क्या है, क्षैतिज परास है। आर क्या है, क्षैतिज परास है। इसके लिए सूत्र क्या लिखते हो बेटा, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर के लिए मैक्सिमम बार पूछने वाला जो क्वेश्चन आता है बेटा, आर मैक्स, जो आर मैक्सिमम होता है आप देखोगे, इसके लिए थीटा लिया जाता है बेटा, थीटा लिया जाता है 45 को डिग्री। कितना लिया जाता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर आर का मान मैक्सिमम होगा बेटा। आर का मान मैक्सिमम कब होगा, जब आप इस वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकोगे, ठीक है, यू वेलोसिटी के साथ में, तब जो आर का मान होगा मैक्सिमम होगा। ये क्षैतिज प्रयास मैक्सिमम होगा बेटा, ठीक है ना। आप लोग जो जेवलिन थ्रो देखते हो, भाला फेंक, ठीक है, उसमें नीरज चोपड़ा नामक साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट बोल रहा हूँ सॉरी, खिलाड़ी हुए हैं, प्लेयर हुए हैं, ठीक है। वो अगर अगर अपनी भाला को सबसे अधिकतम दूरी पर फेंक पाते हैं, तो वो कितने एंगल पर फेंक पाते हैं, 45 डिग्री पर एंगल फेंक पाते हैं। मतलब 45 डिग्री एंगल पर फेंकेंगे तब जाके उनको जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा, कितना मिलेगा, जो भी डिस्टेंस होता मैक्सिमम होगा बेटा, ठीक है ना। कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। उसकी प्रैक्टिस होती है। फिलहाल हम बात करते हैं टॉपिक की। तो आर मैक्सिमम करने के लिए एंगल कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री रखना पड़ेगा। और इसके लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, क्योंकि जब 45 होगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, थीटा 45, तो 45 टू 90, तो साइन 90 हो जाएगा। ये आर मैक्स के लिए फार्मूला आप लिखोगे यू स्क्वायर अपॉन जी। सर 45 क्यों रखे, ध्यान दीजिएगा, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साइन की, अगर मैं मिनिमम वैल्यू बात करूं तो ये 0 पे मिलता है, जिसकी वैल्यू 0 होती है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। मैक्सिमम के लिए हमको मैक्सिमम बनाने के यहाँ पर 45 रखना होगा, और 45 रखेंगे तब जाके ये 45 दूनी 90 होगा, और तब जाके साइन का मान मैक्सिमम होगा। और साइन का मान मैक्सिमम होगा तो आर भी मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम होगा, उसके लिए फॉर्मूला कितना लेंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 90 तो 1 ले लिया आपने, तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला हम लोगों को मिला है यू स्क्वायर अपॉन जी। ऐसे ही हम देखते हैं बेटा अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र। अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है यज बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जब आप किसी वस्तु को 90, क्योंकि अब यहाँ पर कोई साइन के साथ में मल्टीप्लीकेशन ही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन स्क्वायर है, मतलब पहले साइन थीटा है उसके पूरे का स्क्वायर लिया हुआ है, तो साइन को मैक्सिमम करने के लिए पूरा पूरा आपको 90 का मान रखना पड़ेगा, थीटा का मान 90 रखना पड़ेगा। थीटा का मान 90 रखोगे तब आपको एच मैक्स मिलेगा, एच मैक्सिमम मिलेगा बेटा कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी, सॉरी ये 2g है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, कितना मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है ना। मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला कितना है, यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, ठीक है। अपने मैक्सिमम बनाने के लिए थीटा का मान 90 रखा, 90 बनाने के लिए 90 साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है ना। तो एच मैक्स का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। डन है बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आने वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे। अभी हम लोगों को बोला है, हम बात करते हैं अब कि अगर आप किसी वस्तु को इस प्रकार से यू वेग से फेंक रहे हो तो ये परवलयाकार पथ को तय करते हुए इस प्रकार से गिरती है, ठीक है ना बेटा। आपने जब यू वेग से फेंका, ध्यान दीजिएगा, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट एक्टिव हो जाते हैं। पहला तो एक्स एक्सिस में हम इसको मान रहे हैं यू एक्स, जो कि इस थीटा एंगल पर चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपोनेंट यू कॉस थीटा बेटा, क्लियर है। दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली जाएगी, जो उसको ऊपर ले जाएगी, ठीक है ना, ये कंपोनेंट इसको आगे की ओर ले जा रही है। और एक कंपोनेंट जो कि होगा वर्टिकल, यू वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, यू साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा होता है, ठीक है। ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर लेके चल रही है बेटा, क्लियर है।
क्योंकि इस पीक पॉइंट पर अब ये ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर यू वाई जो है 0 हो जाता है। लेकिन पूरे ए से बी तक के सफर करते तक आपका यू कॉस थीटा ये चेंज नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस वाले बिंदु की बात करूं तो आपका यू एक्स इस प्रकार से होगा, यू वाई इस प्रकार से होगा। इस वाले बिंदु के लिए यू एक्स ये चेंज नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, होते जा रहा है यू वाई जो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। पीक पॉइंट पे लगभग उच्चतम बिंदु पर यू वाई का मान 0 मिलेगा। यू वाई 0 होगा, उस दिशा में ये फिर नीचे की ओर गिरना स्टार्ट करेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा, अगर जी की बात करूं तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है। अब यहाँ पर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर काम कर रही है, धरातल की ओर काम कर रही है, तो ये क्या करेगा, वस्तु को नीचे की ओर लेके आएगा। फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्शन अब यू वाई नीचे की ओर अब निगेटिव हो जाएगा, यू वाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपका ये जो यू एक्स है ये चेंज नहीं होगा, ये इसको आगे लेते चलेगा, ये हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा, यू एक्स कांस्टेंट रहेगा, यू वाई चेंज हो जाएगा, यू वाई आपको सभी पॉइंट पे चेंज होते हुए दिखेगा, ठीक है ना। तो मैं अभी किस बिंदु के बारे में बात करूं, अभी हमारा प्रश्न इसी पर आधारित है, हमारा प्रश्न इसी पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। बोल क्या रहा है कि 60 डिग्री के ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 डिग्री पर फेंके हम लोग है, ऊर्ध्वाधर दिशा से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कॉन्सेप्चुअल है। हमने इस वाले दिशा ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 डिग्री पर फेंके हैं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 डिग्री पर फेंके तो क्षैतिज कोण कितना हो जाएगा, क्षैतिज से कितना हो जाएगा, अरे यार 30 बचा ना भाई, ठीक है ना, अरे पूरा 90 अंश ले लिए, 90 में से 60 तो ऊर्ध्वाधर से बना लिया, तो यू जो है 36 से कितना कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना, बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, अब बात कर रहे हैं, प्रश्न पर आते फिर से, अधिकतम ऊंचाई पर इसकी चाल क्या होगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर हमने बोला, अधिकतम ऊंचाई पर वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो गया, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने के बाद हमारे पास एक ही कंपोनेंट बचता है, वो वाला वो कौन सा होता है, यू एक्स। यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा, और कॉस यू कॉस थीटा मतलब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, कितने की स्पीड से फेंके हम लोगों ने, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंके हैं, तो ये हो जाएगा 10, और कॉस कॉस थीटा 30 ले लिए, ये जो कॉस 30 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना, रूट हाँ रूट 3/2, कितना, रूट 3/2, और 2 पंचे 10, तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू एक्स बराबर 5√3 हो जाएगा, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड। आंसर कौन सा राइट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर होगा बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश कर दिया, एडिशनल नॉलेज दे दी इसमें, क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए 5√3, ठीक है ना। और भी कुछ बताने के लिए होंगे तो वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति कर रहा है, करते हुए एक चक्कर पूरा करने में t समय लेता है, यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए तो 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। प्रक्षेपण के लिए कोण ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। बोल क्या रहा है, एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे टी आवर्तकाल के लिए तय करता है, तो हम टी आवर्तकाल के लिए बात करें। दूसरा क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से थीटा कोण पर फेंके, ठीक है ना, क्षैतिज ले लिए और ऊर्ध्वाधर भी ले लिए, लेकिन कितने किससे कोण बना रहा है, यू से थीटा कोण बना रहा है, ध्यान दीजिए, उसी चाल से बोल रहा है, मतलब यहाँ पर भी इसकी स्पीड क्या होगी, यू होगी, कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है ना, जो वर्ताकार पथ में इसकी स्पीड थी उसी स्पीड से हमने इसको प्रक्षेप किए, तो इस प्रकार से ये तय करते हुए जाएगा, उसी धरातल पर गिरेगा। अगला क्या बोला उसने, प्रश्न पढ़ते चलते हैं और सॉल्व करते हैं। उसी चाल से थीटा कोण पर फेंके प्रक्षेपित किया जाए, यदि 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये जो अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई ये किसके बराबर है बेटा, 4r के बराबर, मतलब इसके त्रिज्या के चौगुना इसकी अधिकतम ऊंचाई ने प्राप्त किया है। क्लियर है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रक्षेपण कोण बताइए, चलो करते हैं। इसके लिए पहले तो यह बात कर लेते हैं कि आपका जो स्पीड होता है ना बेटा, स्पीड u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके ने कितना दूरी तय की है, 2πr के बराबर तय किया है, ठीक है ना, दूरी कितना तय किया है,
वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि होती है 2πr डिवाइड बाय 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय लिया है t। क्लियर बेटा यहाँ पर? ठीक है, इसके मान को भी पकड़ के रखो, बाद में यूज होगा। ठीक है, यूज क्यों करना है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप देखो ऑप्शन में कहीं भी यू नहीं दिख रहा है, कहीं भी ऑप्शन में यू नहीं दिख रहा है, तो यू को कहीं ना कहीं रिप्लेस करने के लिए मिलेगा। तो करते हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं अब मैक्सिमम ऊंचाई की। फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वाले स्लाइड में या पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। यही तो बात किए थे बेटा। अब u का मान रखो यहाँ पर, h का मान रखो 4r के बराबर, यही सॉल्व कर ले बेटा। 4r बराबर u का मान रखोगे 2πr का स्क्वायर, तो पूरे का वर्ग निकाल दो बेटा, तो ये हो जाएगा पूरे का वर्ग, मतलब 4 2 का वर्ग 4 पाई का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर डिवाइड बाय t का स्क्वायर इनटू में, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। कोई दिक्कत है बेटा? केवल u स्क्वायर का मान रखे, u का स्क्वायर है जबकि यहाँ पर u है ओनली, तो इसको पूरे u स्क्वायर लगाकर हम लोगों ने वहां पर रख दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, जो भी करता है काट लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, t का मान t के फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, हाँ, इधर है एक आर दिख रहा है और यहाँ पर 2r है, तो एक आर से एक आर कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, सबको लाओ उठा के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में सबको उठा के लाएंगे, तो ये बटे वाला दिख रहा है 2g स्क्वायर दिख रहा है। क्लियर है बेटा? 2g स्क्वायर है ये, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा पाई स्क्वायर बचा और r बचा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? अगर मैं साइन थीटा लूँ, साइन थीटा, तो ये स्क्वायर आ जाए इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2g का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर r का होल पावर 1/2। ठीक है ना? अब क्योंकि थीटा ज्ञात करना है ना आपको, थीटा ज्ञात करना है, तो थीटा के लिए हम बोल सकते हैं साइन को इधर ले चलेंगे, इनवर्स के रूप में चेंज हो जाएगा। हम बता सकते हैं 2gt का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर r डिवाइड बाय का, सॉरी, इस पूरे का होल स्क्वायर 1/रूट, या रूट में लिख सकते हो या पावर के रूप में लिख सकते हो 1/2 के। ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट होगा हमारा। ठीक है, कौन सा राइट होगा? पाई स्क्वायर आर जी टी स्क्वायर, टी नीचे नहीं है बेटा, टी नीचे नहीं है, जी टी ऊपर है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये जी टी ऊपर स्क्वायर है। अच्छा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है ना? हमने बात किया था, सुनिएगा, एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु r त्रिज्या के पथ पर u वेलोसिटी से चल रही है। ओके डन। उसी वेग से हमने उसको फेंका थीटा कोण से, तो उसने 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया। तो यहाँ भी ठीक है। अब क्या किए हमने, यहाँ से वेलोसिटी निकाल दिया, हमने मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला पता था उसको लिख लिया, यू स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रख दिया मैंने। ठीक है ना? अब आपको बस थीटा निकालना है, इधर से लेफ्ट से राइट कर है, खेल खत्म। ठीक है, थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स 2g का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर r। इसका पावर है, एंगल का पावर है, ध्यान दीजिएगा 1/2। उसको रूट में भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर छोड़ा जाता है। किसी अन्य ग्रह से 3 मीटर प्रति सेकंड वेग से इसी कोण से पर छोड़े गए एक प्रक्षेप्य पथ पर पृथ्वी से छोड़े गए प्रत्येक के लिए दिया हुआ प्रक्षेप्य पथ के सर्वथा समान है। यदि पृथ्वी पर जी का मान दिया हुआ 9.8, तो इस दूसरे ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर प्रति सेकंड में होगा। ठीक है ना? अच्छा, पहले तो बात कर लेते हैं, दो ग्रह के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो ग्रह के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, दो ग्रह के लिए यहाँ पर जो समान है बेटा वो क्या है, प्रक्षेप्य पथ। यहाँ पर जो समान है ना, दो अलग अलग ग्रह हैं, दोनों अलग अलग ग्रह से वस्तु को फेंक रहे हैं। ठीक है ना? अलग अलग वेलोसिटी के साथ में, पृथ्वी से जिसकी इतनी वेलोसिटी से फेंके 5 की स्पीड से फेंके, दूसरे ग्रह में फेंके हम लोगों ने 8 की स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर फेंके 5 की स्पीड से, दूसरे ग्रह में 3 की स्पीड से फेंके। ठीक है, पृथ्वी पर आपको जी का मान दिया हुआ है 9.8, दूसरे ग्रह पर जी का मान पूछा है कितना होगा, ऑप्शन में दे रखा है, कंडीशन दे रखा है कि दोनों ग्रह पर प्रक्षेपण का जो पथ है वो समान है। प्रक्षेपण का पथ समान होता है इस केस में, जब प्रक्षेपण का पथ समान होगा, जब प्रक्षेप्य पथ समान होगा, ठीक है, वहां पर हम बात कर लेंगे
आर ई अर्थ और आर एक्स जिसके लिए भी हो, मैक्सिमम के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी ग्रह हो, दूसरे ग्रह की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा। अरे यार आप लोगों ने बोला था कि आर बराबर होता है बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो बेटा आप लोगों ने। हमने बोला था अगर मैक्सिमम के केस में हो, मैक्सिमम के केस में हो तो यू स्क्वायर अपॉन जी की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए प्रक्षेप्य पथ समान है, तो दोनों के लिए जो क्षैतिज परास है वो भी समान होगा, ठीक है ना, दोनों क्षैतिज परास समान होगा। इसका मतलब हम ये कर लेते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी पृथ्वी के लिए और यू डेस का स्क्वायर अपॉन में जी डेस, ये किसी दूसरे ग्रह के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड कितना दिया हुआ है, पृथ्वी पर स्पीड कितना दिया हुआ है 5 का वर्ग, और हम लोगों को यहाँ पर पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है 9.8 बराबर यू कितना दिया हुआ है, मतलब दूसरे ग्रह पर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3 का वर्ग, अरे यार 3 है ना इसलिए 3 का वर्ग लगा रहे हैं, यू का स्क्वायर है ना, जी डेस हमको पता करना है बेटा, तो जी डेस पता करना है तो उसको ले चलो एक साइड में। जी डेस बराबर कितना होगा बेटा, जी डेस बराबर 5 का वर्ग, अरे यार इधर 9 गुणित 9.8, 9.8 डिवाइड बाय 5 का वर्ग 25 नीचे जाएगा बेटा, 25 नीचे जाएगा। अब यहाँ पर एक शून्य है 10 लगा लो नीचे, ठीक है, गुना करोगे, करते हैं गुना, गुना करोगे सीधे सीधे काटेंगे इसको, इसको काटो, 9×8 = 72 की 2 7, अरे इसको दोनों को गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो गुना कर रहे हैं 9×8 = 2 7 बचा, 9 9 81 और 7 कितना बेटा 88, ठीक है, और उसमें किसका भागे देंगे 25 का, यहाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, बस इसको गुना कर दिए और 25 को भाग दे रहे हैं, 88 है बेटा, ठीक है ना, तो 25 कितना हो जाएगा, 25 3 75, ठीक है, कितना बच जाएगा बेटा ये 3 और ये 1 32, ठीक है, 25 5 125, 125 बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब बचेगा कितना 7 बचेगा, ठीक है, और हम लोग आगे सॉल्व करें तो मिलता है 0.0, 25 दूनी 50, ठीक है, और 25 फिर 20 बचेगा और 25 8 200 होगा। ध्यान दीजिएगा आपको आंसर मिला, आंसर मिला मतलब जीडेस की वैल्यू मिली, जीडेस की वैल्यू मिलेगा, किधर लिखूं इधर लिखता हूँ, जीडेस बराबर मिला 35.28। अभी ध्यान से सुनिए, बटे में 10 बचा हुआ है, 10 को हम लोगों ने सॉल्व अभी तक नहीं करे, तो हम लिखते हैं बटे में 10 और फाइनल आंसर आपका होगा 3.5 या 28, डन, यही हमारा आंसर होगा। किसी भी दूसरे ग्रह में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारे लिए, कहाँ चले गए, इधर चलो, ऑप्शन कौन सा राइट होगा 3.5, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी प्रक्षेपण का प्रारंभिक बिंदु ए है, ये प्रारंभिक बिंदु है, वेग दिया हुआ है 2i के 3j के, बहुत आसान है ये, तो कि इसका बिंदु बी पर वेग कितना होगा, यहाँ पर वेग पूछा है, ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पर वेग दिया हुआ है कितना 2i के प्लस 3j के, ध्यान दीजिएगा 2i के, अगर मैं इसकी भी बात करूं, ठीक है ना, 2i के प्लस 3j के में 2i के इसका x कंपोनेंट है, 3j के इसका y कंपोनेंट है uy, ठीक है, मतलब ये है आपका 3j के और ये है कंपोनेंट आपका 2i के, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं इस वाले बिंदु की, बिंदु बी पर बात करूं, तो बिंदु बी पर अगर देखोगे तो अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है और हॉरिजॉन्टल का तो कोई डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू कोई चेंज नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, तो मैं बोलूंगा यहाँ 3j हो जाएगा और 2i के एज इट इज रहेगी, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2i के माइनस 3j। वर्टिकल पहले ऊपर था, चलते चलते वर्टिकल नीचे हो गया, तो वर्टिकल का डायरेक्शन चेंज हुआ तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 2i माइनस 3j, किधर दिख रहा है बेटा 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट होगा। क्लियर है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी प्रक्षेपी की अधिकतम चाल, अधिकतम ऊंचाई सॉरी तथा क्षैतिज परास आपस में बराबर है, बोला गया है कि अधिकतम ऊंचाई मतलब एच मैक्स और आर मैक्स दोनों बराबर है,
ठीक है ना। अच्छा पहले तो बात कर लेते हैं, दोनों की सूत्र की बात करेंगे। बराबर है तो प्रक्षेप पथ का कोण कितना होगा? अरे ठीक है ना, सिंपल सूत्र बराबर आपको, ठीक है ना, आर बराबर एच है, दोनों सूत्र पता है आप लोगों को। इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में 2 जी, सॉरी अपॉन में जी, यही फॉर्मूला होता है बेटा, क्लियर है ना। एच के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर दोनों साइड में जी जी दिख रहे हैं, कैंसिल कर दो, बचा क्या? साइन 2 थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला एज फॉर्मूला लिख सकते हो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो, डिवाइड में कुछ नहीं है तो रहने दो, बराबर में साइन स्क्वायर थीटा को मैं फिर से उसको अलग करूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो बेटा, दो साइन है दिख रहा है, साइन उड़ा दो इसको, ठीक है ना। बचता क्या है? कॉस थीटा को ले चलो इधर, कॉस थीटा को ले चलो, अच्छा कॉस थीटा को ले चलो इधर, इधर ले चलो, 2 बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना हो जाएगा? टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा इज इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स टू, टेन इनवर्स टू, यही हमारा राइट होगा, ठीक है ना। मतलब टेन इनवर्स टू के एंगल पर क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट होगा बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ सब सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 2 बराबर है, 2 बचा हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, ये जो 2 है ना, सॉरी सॉरी ये 2 है, ओके फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, ये जो 2 है इसके अपॉन में जो 2 था वो इधर आके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तब हम बोलेंगे टेन इनवर्स 4, टेन इनवर्स 4, सो सॉरी फॉर दैट, हमारा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ये 2 को हम भूल गए थे, 2 बेचारा अकेला रह गया था, इसको पकड़ लिए, अब हमारा राइट होगा 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, देन योर आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। प्रक्षेपण शास्त्र, प्रक्षेपणास्त्र को अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपित किया जाए, इसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर है, ठीक है ना। यू कितना है बेटा? 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। प्रक्षेपण शास्त्र की परास कितना होगा? ठीक है, तो क्षैतिज परास कितना होगा बोलता है? अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए थीटा का मान, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं अधिकतम परास के लिए थीटा का मान कितना होता है? अधिकतम परास के लिए या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, सॉरी रेंज के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, जिसके लिए हम बात करते हैं थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री के लिए, ठीक है। जो नीरज चोपड़ा होता है, जो भाला फेंक का खिलाड़ी है, उसको मैक्सिमम फेंकना है तो कितने एंगल पर फेंकेगा? 45 डिग्री के कोण पर फेंकेगा, तब जाके जो भाला है वो अधिकतम दूरी तक जाके गिरेगा बेटा, ठीक है ना। लॉजिक है इसमें, साइंस है, सब जगह फिजिक्स है, ठीक है। तो सूत्र लेते हैं आर बराबर, आर मैक्स का फॉर्मूला सीधे सीधे लिख दो, यू स्क्वायर अपॉन में जी, यही फॉर्मूला लोगों ने पढ़े बेटा। यू कितना है बेटा? 20 है, मतलब मैं 20 गुणित 20 लिख दूं, और ये हमारा कितना है? 10, तो एक शून्य से एक शून्य कस और दो दूनी 4, आर मैक्स कितना हो जाएगा? आर मैक्स बराबर 40 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्लियर है बेटा? अधिकतम यहाँ पर याद ध्यान रखिएगा, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कोण कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। क्लियर है? 45 डिग्री रखोगे तो आपका जो सूत्र हो जाएगा यू स्क्वायर अपन जी हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला आप लोगों ने शुरू वाले इसमें पढ़ लिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप की चाल उसकी प्रारंभिक चाल की आधी हो जाती है। बोल क्या रहा है कि ये चले प्रक्षेप्य पथ ये कर दी, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि यूएक्स जो है यू कॉस थीटा, यूएक्स बराबर यू कॉस थीटा पढ़े शुरू में हम लोगों ने, ठीक है ना। यू एक्स से फेंके, ठीक है ना, अधिकतम ऊंचाई पर उसकी चाल प्रारंभिक का कितना हो जाता है? आधी हो जाती है, ठीक है। तो उसके प्रक्षेपण का कोण ज्ञात करो, सीधे सीधे बोल रहा है। पहले तो अधिकतम ऊंचाई, हाँ क्या बोल रही है? u बराबर क्या हो जाता है? u बाय 2, अधिकतम ऊंचाई पर प्रारंभिक आधी आधी हो जाता है u cos थीटा, तो u से u को उड़ा दो, 1/2 बराबर cos थीटा, और cos थीटा में किसकी वैल्यू में, cos की किसकी वैल्यू में 1/2 मिलता है हमको, ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। डी पर फेंकोगे 60 डिग्री के कोण पर किसी वस्तु को फेंकोगे, तब अधिकतम ऊंचाई पर जो प्रारंभिक चाल थी उसकी आधी चाल मिलेगी। क्लियर है बेटा? बढ़ते अगले क्वेश्चन पर।
अरे यार ये समझ में नहीं आया क्या? ठीक है ना, ये बोला है कि ये प्रारंभिक चाल का आधा हो गया। अधिकतम ऊंचाई पर जो चाल होता है यू कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में बता दिया है। यहाँ से यू वेग से फेंके, यहाँ पर जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ये पूरे सफर के दौरान सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन बदल क्या रहेगी, आपकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई, वो हो जाती है यू साइन थीटा। ठीक है ना, वो फाइनली टॉप पॉइंट पे हमको जीरो मिलता है। टॉप पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपकी जो वेलोसिटी है वो प्रारंभिक का आधा होता है। तो प्रारंभिक में सॉरी टॉप पॉइंट में बच कौन रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसी का आधा होने की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने लिख दिया यू कॉस थीटा प्रारंभिक का आधा हो गया। ठीक है, ओके, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री मिलेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यम द्रावण का एक कण क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए वी वेग से प्रक्षेपित किया गया बेटा। ठीक है, कण के समतल जमीन पर उतरने पर संवेग में परिवर्तन का परिमाण, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। सबसे पहली बात करते हैं हम इस प्रकार से। अब कितने भी कोण पर फेंके, हम बात कर रहे हैं यू वेलोसिटी से फेंके थीटा कोण पर, इस प्रकार से पथ को तय करते हुए निकलेगी वस्तु। ठीक है ना, ए से बी पहुंचा, हम बात करते हैं ए से बी पहुंचा बेटा। ठीक है, अगर कोई वस्तु टॉप पॉइंट पे पहुंचा, ध्यान दीजिएगा, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगी, जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा जो पहले था। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले था यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यहाँ पर होता है वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक है, यू कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूरे सफर के दौरान यू कॉस थीटा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ जो शुरू में इसका जो डायरेक्शन था फाइनल पॉइंट बी पर यू कॉस थीटा यही होगा, यू कॉस थीटा। क्लियर है, इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल पॉइंट में जितना था फाइनल पॉइंट में भी उसका डायरेक्शन वही रहेगा। क्लियर है, अब देखिएगा, हमने वेलोसिटी की यहाँ पर बात करी वर्टिकल कंपोनेंट पर, लेकिन यहाँ की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, यू साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन काम कर रहा है। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम मतलब संवेग, मोमेंटम मतलब संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। संवेग क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी में देख रहे हैं, और संवेग में परिवर्तन बोल रहा है। संवेग में परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए हम बोलेंगे, परिवर्तन के लिए बोलेंगे अंतिम संवेग। जो हमारा अंतिम संवेग था, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अब दोनों को अगर घटाएंगे, ये दोनों जो वैल्यू है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा दोनों डायरेक्शन में चेंज है। अरे यार इसको देखो, इसको इसके लिए एक बात ही नहीं करेंगे ना, यू cos थीटा के लिए तो बात ही नहीं करेंगे। यू cos थीटा की बात क्यों नहीं करेंगे, अगर मैं इसको प्रारंभिक और अंतिम के बारे में बात करूं दोनों सेम है, और दोनों का अगर माइनस करूं, दोनों हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए बात करेंगे यू cos थीटा अंतिम माइनस प्रारंभिक यू cos थीटा, कितना, जीरो, कितना, जीरो। हम बात किसके लिए करेंगे, केवल वर्टिकल फॉर्म के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए यू साइन थीटा, ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। इधर बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, डेल पी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस, अपोजिट में किसी एक को माइनस ले लो, यू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा मास भी है बेटा, मास भी है, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग ले रहे हैं ना बेटा, मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग। ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट तो यू साइन थीटा लिए हैं, ठीक है ना, उसके साथ में मास भी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, पार्टिकल का मास कितना है, यम है, तो यम यू साइन थीटा माइनस माइनस यम यू साइन थीटा दिया हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 mu साइन थीटा, क्योंकि थीटा आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और वेलोसिटी कितना दे रखा है बेटा, 45 डिग्री दिया हुआ है, और वेलोसिटी v दिया हुआ है, तो कोई डाउट ही नहीं है। 2mv साइन 45 कितना, 1/√2। ठीक है, और √2 कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल होने वाला है। इसको सॉल्व करोगे आसान सा, 1/√2, तो ये मिलेगा √2mv, हाँ या ना बोलो यार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको चेंज इन मोमेंटम मिला, √mv मिला। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट।
क्लियर है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मोमेंटम की भी बात कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अच्छा यहाँ पर एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, एक काइनेटिक एनर्जी भी पूछता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का अक्सर ये पूछा जाता है कि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए आपको यहाँ पर वेलोसिटी आपको पता है u cos थीटा, u cos थीटा, तो आप बता सकते हो हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला एट टॉप पॉइंट, एट मैक्सिमम पॉइंट, ओके। बढ़ते अगले अगले क्वेश्चन पर। किसी प्रक्षेप्य के लिए 45 माइनस 5 थीटा 45 प्लस थीटा आसान है। प्रक्षेपण कोणों के लिए प्रक्षेपण द्वारा वर्णित परासों का क्रमशः होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है, इसमें ये वाले इसमें दोनों कोण के लिए आर की वैल्यू सेम होगी। मतलब जो आर की वैल्यू 90 प्लस थीटा में मिलेगा वही क्षैतिज परास का मान 90 माइनस थीटा में मिलेगा। वही केस इसमें भी होगा। 45 माइनस थीटा प्लस ले लो 45 माइनस थीटा, इसमें दोनों एंगल के लिए क्षैतिज परास का मान सेम मिलेगा बेटा। इसको सॉल्व करके देख सकते हो बेटा, इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ये चलिए 45 ये ओह मिट नहीं रहा, ठीक है। और ये चले, ये दोनों एंगल के लिए, दोनों एंगल के लिए, ठीक है, ये दोनों एंगल के लिए क्या हो जाएगा, आर का मान कांस्टेंट रहेगा, आर का मान कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 90 प्लस आर का मान किस किस के लिए कांस्टेंट रहता है, आर का मान किसके लिए, इसके लिए कांस्टेंट रहता है। ध्यान दीजिएगा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अगर ऐसे कोण हो तो आपको आर की वैल्यू सेम मिलेगी। 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा। और एक चीज, अगर ऐसा हो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है ना, ऐसा ऐसे भी केस में आपको आर की वैल्यू सेम मिलेगी। हो सकता है 30 और 60 90 होता, 45 प्लस 45 90, ठीक है ना, 50 प्लस 40 90, ऐसे डिग्री के एंगल पे आपको जो आर है वो दोनों एंगल पर सेम मिलेगा। क्लियर हुआ बेटा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखोगे, सभी में आर की वैल्यू सेम मिलेगी। अब हम बोल रहे थे कि इसमें भी वैल्यू आर है, इसमें भी वैल्यू आर है, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/1, ठीक है ना। तो रेशो कितना होगा 1:1, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट। क्लियर है। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 30 प्लस 60 90 होता है, तो 30 में जो आर मिलेगा और 60 में जो आर मिलेगा दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक कण ए किसी ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक छोड़ते हुए तथा एक अन्य कण बी को उसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में 5 मीटर की प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करे, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। ये क्या बोल रहा है, एक वस्तु को हमने सीधा फेंका, एक वस्तु को ऐसे क्षैतिज फेंके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और इसमें हम लोगों ने एक पिछले वाले चैप्टर में बात किए थे क्वेश्चन में। इस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन था, आनत तल था, घर्षणहीन सतह है, एक आदमी ऐसे घसर रहा है या सरक रहा है या स्लिप हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, और एक वस्तु को या बैग को हमने इस प्रकार से फेंक दिए, ठीक है। तो दोनों के लिए ऊंचाई सेम है, दोनों के लिए ऊंचाई सेम है, दोनों के लिए जी सेम है, दोनों के लिए जी सेम है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग ऊपर से फेंक रहे हैं इसको, ठीक है ना, टॉप से फेंक रहे हैं, तो दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों समान समय पर धरातल पर पहुंचेंगे, समान समय पर, समान समय पर धरातल पर पहुंचेंगे, धरातल पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसको टीए, इसके लिए टीए समय है और इसके लिए टीबी समय है, ठीक है ना, तो हम ले सकते हैं टीए बराबर टीबी। धरातल पर पहुंचने के लिए दोनों का जो समय होगा वो सेम रहेगा, पहली बात ये। दूसरी चीज ये, दोनों की जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसका जो घर्षण है वो जीरो है, मतलब घर्षण गुणांक ले ले, जीरो ले ले, घर्षणहीन सतह है, और ये इसका एयर रेजिस्टेंस जीरो अगर ले ले, तो दोनों के लिए जो वेलोसिटी है ना बेटा, इसकी वेलोसिटी वी ए और इसकी वेलोसिटी वी बी, दोनों के लिए वी ए भी सेम होगा बेटा, वी ए भी सेम होगा। यही सेम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके लिए भी अप्लाई होता है
आप ऊपर से सीधे सीधे जंप कर रहे हो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी जंप कर रहे हो, ठीक है ना, ए और बी। तो पहली चीज तो दोनों के लिए जो समय है वो बराबर होगा बेटा, टी ए बराबर टी बी, ठीक है ना। और जो दोनों की वेलोसिटी है ना बेटा, वो भी दोनों की वेलोसिटी भी बराबर होगी। ऑब्वियसली अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर है, दोनों सेम ऊंचाई से कूद रहे हैं और दोनों के लिए समय भी सेम लगेगा, दोनों सेम समय पर धरातल पहुंचेंगे। तो अब देखते हैं इसके लिए जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, धरातल पर कण ए बी के सापेक्ष पहले पहुंचेगा नहीं, बोल रहा है धरातल पर कण बी ए के सापेक्ष पहले पहुंचेगा, ये भी गलत है, ठीक है ना। दोनों कण धरातल पर एक साथ पहुंचेंगे, हाँ हमारा ये कॉन्सेप्ट सही है। चौथा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दोनों कण धरातल पर समान चाल से पहुंचेंगे, अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है। चलो तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सही है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर अच्छा ये दोनों सही है। अच्छा स्टॉप ना, दोनों की वेलोसिटी गलत, दोनों की वेलोसिटी बोला गया है, ए किसी ऊंचाई से मतलब छोड़ते बी अन्य कण उसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में 5 मीटर की चाल से फेंक रहे हैं, तो कौन सा सत्य होगा, ठीक है ना। अच्छा इसकी स्पीड, एक की स्पीड दिया हुआ है, एक की स्पीड दिया हुआ है। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, दोनों का जो चाल है वो भी बराबर होगा और दोनों के लिए समय भी बराबर होगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा क्लियर डाउट मतलब कुछ हो सकता है, मिसप्रिंट होगा, बट ध्यान दीजिएगा दोनों के लिए समय सेम होगा, दोनों के लिए समय सेम होगा और दोनों के लिए चाल भी समान होगी, ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। दो कण किसी बिंदु से समान वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री और 60 डिग्री पर फेंक रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले वाली बात की देखो, इस वाली स्लाइड में हमने बात किया, इस वाले स्लाइड में बात किया थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो, ऐसे केस में दोनों के लिए क्षैतिज परास बराबर होंगे, ठीक है। दोनों के लिए क्षैतिज परास अगर ये 30 डिग्री में फेंक रहे हैं और ये 60 डिग्री में फेंक रहे हैं, तो दोनों के लिए जो आर्क मान है वो बराबर होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, समान वेग से 30 और 60 के कोण पर फेंक रहे हैं, तो क्या सत्य है, उनकी अधिकतम ऊंचाई समान होगी, नहीं भैया। उनकी परास समान होगी, हाँ हमारा यही ऑप्शन सही है। आगे कुछ बोल रहे हैं, नहीं उड्डयन काल भी समान नहीं होगा। उड्डयन काल क्या होता है कि आपको पहुंचने में लगा समय, वो होता है उड्डयन काल, और उनके नीचे आने का वेग समान होगा, नहीं ये दोनों भी गलत होगा। मतलब उनका जो रेंज होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, वो दोनों आपको इक्वल मिलेंगे, ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चंस पर। यम द्रव्यमान का एक पिंड ए बी वेग से 36 से 30 डिग्री पर फेंक रहा है, समान द्रव्यमान का दूसरा पिंड बी से समान वेग से 60 डिग्री पर। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है यार, 30 और 60 90, 30 और 60 90, जहां एक कोण दूसरे कोण का जो जोड़ है वो 90 दिख रहा है, अब उठा के रख दो उनके 36 परास, उनके 36 परास का अनुपात 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर बेटा। ऑप्शन नंबर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा डिस्कस। एक गोली की अधिकतम परास अधिकतम परास दिया हुआ है, आर मैक्स दिया हुआ है 16 डिग्री, गोली किस वेग से बंदूक से निकली, अरे आर आर मैक्स का फॉर्मूला पता है ना, आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, 16 है, ठीक है ना। और जी का मान कितना, जी का मान कितना रखना है, जी का मान कितना रखना है, कुछ है यहाँ पर, चलो आर मैक्स अधिकतम परास 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर के लिए यहाँ पर मैं 10 की घात 3 लिख दूं, ठीक है ना। मैं अरे यार 16 किलोमीटर है, हमको मीटर में चाहिए, क्योंकि आपको मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन दे रखा है, तो आपको जो डिस्टेंस है इसकी भी मात्रक आपको मीटर में चाहिए, ठीक है ना। जी का मान 10 रखते हैं बेटा, जी का मान कितना रखेंगे 10, तो यू स्क्वायर निकालना है ना, 10 16 गुनी 10 पर 3, चलो इसको ले चले इधर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर 16 गुनी 10 पर 4, ठीक है। 16 गुनी 10 पर 4, तो ये स्क्वायर जाएगा उधर रूट में बनेगा, ये हो जाएगा 16 का 4 और इसका रूट हो जाएगा 10, 10 पर 2 की घात, 10 पर 2 की घात, तो यू का मान कितना मिलेगा 400 मीटर प्रति सेकंड, यू का मान कितना मिलेगा बेटा 400 मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। आर ए आर बी त्रिज्याओं के समकेंद्री वृत्तों पर दोनों कोनों के लिए ए और बी क्रमशः वी ए और बी बी है, समानुवृत्तीय गति कर रहे हैं, इनके लिए घूर्णन का आवर्तक काल भी समान है, ए और बी के लिए कोणीय चालों का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इसको समझते बेटा, ठीक है। अच्छा एक आर ए त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है ना, और एक आर बी त्रिज्या का वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है आर बी है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। दोनों के लिए केंद्र सेम है, संकेंद्री बोला है, दोनों वृत्त कैसे संकेंद्री है। तब हम बात करेंगे बेटा, इनका आवर्त काल भी सेम है,
इनका आवर्तकाल भी सेम है, मतलब इसका आवर्तकाल t है तो इसका आवर्तकाल भी t होगा। ठीक है ना, सिंपल है। अगर हम बात करें इनकी कोणीय चालों की, तो इनकी कोणीय चाल क्या होता है, कोणीय चाल बराबर होता है 2 इज इक्वल टू, ठीक है, पहले तो आवर्तकाल कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में कितना बटा t। तो ओमेगा ए के लिए बात करें ना, ओमेगा ए के लिए आर ए आवर्तकाल सेम है, ओमेगा बी के लिए 2 पाई आर बी बराबर टी। ठीक है ना, डिवाइड करोगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो आर ए अपॉन आर बी बराबर कितना हो जाएगा, वी ए बाय वी बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये बोला है कोणीय चालों का अनुपात कितना होगा, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम बात कर लेते हैं जितना कोण, इसके लिए आर के लिए देखिए, ये आर ए अपन आर बी का अनुपात हो गया। ठीक है ना, कोणीय चालों के लिए आर ए अपन आर बी का अनुपात हो गया, तो ये दोनों भी सेम होगा ना, ये दोनों भी सेम होगा। अगर हम ये बोले कि अगर टी समय में ये एक चक्कर पूरा करता है तो टी समय में ये भी एक चक्कर पूरा करता है। अब कोणीय चाल क्या है, कोणीय चाल क्या है कि आप एकांक समय में कितना कोण घूम रहे हो, एंगल रोटेशन क्या कहलाता है, कोणीय चाल कहलाता है। तो टी समय में दोनों के लिए आवर्तकाल सेम है, दोनों के लिए आवर्तकाल सेम है, तो दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी भी, क्योंकि कोण तो उतना ही घूम रहा है ना, आप ऐसे देख लो, ये चला ये चला, ये घूमते घूमते कोण घूमते घूमते चला। ठीक है ना, तो दोनों के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका मान भी सेम रहेगा, मतलब हम ये बोलेंगे ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी। ठीक है, दोनों के लिए कोणीय चाल बराबर है, तो ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी, तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1, ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी बराबर हो जाएगा ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी बराबर 1/1, मतलब दोनों के लिए रेशियो सेम होगा। इधर सीधा सीधा समझिएगा, अगर केंद्र एक जैसे हैं, ठीक है ना, आवर्तकाल एक जैसे हैं, केंद्र एक जैसे, आवर्तकाल कितने भी त्रिज्या ले लो, कितने भी वेलोसिटी ले लो, कितने भी व्रत ले लो, संकेंद्रीय व्रत, आर ए आर बी आर सी आर डी आर डी आर ई आर एफ, जितने भी व्रत लेना है, अगर केंद्र समान है, अगर सबके लिए आवर्तकाल सेम है, तो सबकी कोणीय चाल क्या होगी, सेम होगी, सबकी कोणीय चाल क्या होगी, सेम होगी, ओमेगा ए अपन ओमेगा बी 1/1। ऑप्शन नंबर मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ओ सॉरी, ये रहा अगला, ये वाला क्वेश्चन रहा, एक विराम अवस्था पर चलकर त्रिज्या r एक वृत्त में गति करता है, यह n वें चक्कर ओमेगा नॉट मीटर प्रति सेकंड से प्राप्त करता है। ठीक है, ओमेगा नॉट मीटर प्रति सेकंड से पाती, इसकी कोणीय त्वरण कितनी होगी, कोणीय त्वरण ध्यान दीजिएगा, पहले तो बात कर लेते हैं। ठीक है, किसी वृत्त के लिए ध्यान दीजिएगा, और किसी वृत्त के लिए त्रिज्या r है, ठीक है ना, आवर्तकाल क्या होता है t है। ठीक है, तो और फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, t का रेसिप्रोकल होता है। तो पहले तो हम बात करते हैं इसकी लीनियर वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी v चल रहे हैं, ओमेगा वेलोसिटी ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, है ना, v और ओमेगा के बीच का संबंध सूत्र है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। वैसे ही हम लोग देखते हैं a इज इक्वल टू, जो कि सेंटर की ओर काम कर रहा है, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, सॉरी ओमेगा, हाँ अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, क्लियर है, यही फॉर्मूला है। अब देखिएगा, सुनिए, एक फॉर्मूला देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ए बराबर वी स्क्वायर पर आर भी देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर बाय आर भी देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है ना, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला ये देखते हैं, ए बराबर वी स्क्वायर बाय आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है ना, वी का मान रखोगे तो ओमेगा के फॉर्म में मिल जाएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला, एक कण विरामावस्था से चलकर त्रिज्या आर के वेग वृत्त में गति करता है, यह n वें चक्कर में v नॉट वेग से वेग प्राप्त करता है, इनकी कोणीय त्वरण क्या होगी, कोणीय त्वरण क्या होगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा हम लोग कोणीय त्वरण निकाल रहे थे, तो कोणीय त्वरण के लिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि विरामावस्था में कण चलकर निकल रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 लेना है। क्लियर है, ठीक है, हम इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन प्लस 2as। ठीक है बेटा, पहली बात, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 2as बराबर होगा। क्लियर है, त्वरण देख रहे हैं कि त्वरण निकालेंगे v स्क्वायर अपॉन में 2s, कितना हो जाएगा बेटा, 2s हो जाएगा। ठीक है ना, ये त्वरण निकाले, अभी कंफर्म नहीं हुआ
कि ये यस की वैल्यू भी तो निकालनी है, मतलब विस्थापन कितना हुआ है। आपको ये बोला गया है कि nवें चक्कर में वेलोसिटी v नॉट हुआ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ nवें चक्कर में चली दूरी, nवें चक्कर के लिए दूरी कितनी तय की है उसने, ठीक है ना, 2 पाई आर एन, कितना दूर तय करेगा, 2 पाई आर, तो एक परिधि की लंबाई हो गई, ठीक है ना, और चक्कर कितना पूरा किया एन, तो विस्थापन हम लोग ले सकते हैं या कुल तय की हुई दूरी कितना ले सकते हैं, 2 पाई आर एन ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं v, अरे वेलोसिटी दिया v नॉट, तो v नॉट रखो ना, क्या दिक्कत है, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में 2 पाई आर एन, 2 पाई आर एन, ये हो जाएगा कितना बेटा, एक्सीलरेशन त्वरण कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर एन हो जाएगा, 4 पाई आर एन। ये क्लियर है बेटा। अब क्योंकि आपको कोणीय त्वरण पूछा है, हमने पिछले वाले स्लाइड में बोला है कि कोणीय त्वरण कितना होता है, कोणीय त्वरण होता है, पहले ए का मान दिया हुआ है अल्फा इंटू आर में, अल्फा कितना हो जाएगा ए अपॉन में आर, ए का मान रखोगे सीधा सीधा तो आर नीचे दिख रहा है, अल्फा बराबर हो जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, और आर यहाँ पर भी है, आर वहां पर भी है, आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, आर स्क्वायर एन आ जाएगा, आर स्क्वायर एन, कौन सा ऑप्शन मैच करो बेटा, अल्फा ही निकालना था हमको, कोणीय त्वरण v नॉट स्क्वायर इसी दो ही ऑप्शन में है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, v नॉट स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एन, आर स्क्वायर एन, यहाँ पर आर स्क्वायर में नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एक पत्थर है 1 मीटर लंबी डोरी पर बांध रखे, ठीक है, और दूसरे सिरे को केंद्र मानकर हम लोग उसको घुमा रहे हैं वृत्ताकार पथ में, यदि यह पत्थर 44 सेकंड में 22 चक्कर पूरा करता है, ठीक है, तो त्वरण का परिमाण व दिशा क्या होगा। ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं, हम बोल रहा है कि 44 सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर रहा है, 22 चक्कर पूरा कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा करेगा, 22 बटे कितना बेटा 44, मतलब 22 दूनी 1/2, 1/2 ले ले इसको बेटा हम लोग। क्लियर है, ये किसका वैल्यू हुआ, न्यू का मान हुआ बेटा, न्यू का मान कितना हो जाएगा 1/2, ध्यान दीजिएगा न्यू क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकंड, हमने एक सेकंड में नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल निकालना कितना 22/44, तो 1/2 आया, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं ए का मान कितना हो जाएगा, ए इजिकल टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही तो मान होता है बेटा, क्योंकि ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा का मान लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई न्यू होता है इंटू में आर, ये दोनों वर्ग में है, ठीक है ना, इसको वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और न्यू का स्क्वायर, न्यू का मतलब न्यू का मान रखें 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा बेटा, न्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ओपन करेंगे तो इंटू में आर कितना दिया हुआ है, आर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर लंबी रस्सी है, तो रेडियस भी 1 मीटर हो जाएगा, मतलब 1 कितना हो जाएगा 1, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा बेटा 5 स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ऑप्शन मैच करेंगे क्या मिलता है, 5 स्क्वायर मीटर। अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जो त्वरण होता है उसकी जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है, अभिमुख केंद्र कह सकते हो, केंद्र की ओर होती है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र की ओर उसकी दिशा है, तो हम ऑप्शन में रखेंगे पाई, केंद्र दिशा भी पूछा है ना बेटा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी पूछा है, तो परिमाण हमारा पाई स्क्वायर आएगा, दिशा केंद्र की ओर, तो ऑप्शन देखते हैं 5 मीटर स्क्वायर वृत्त की स्पर्श रेखा में नहीं है, पाई स्क्वायर है यहाँ पर केंद्रमुखी में, त्रिज्या के साथ केंद्रमुखी में, हाँ ये ऑप्शन हमारा राइट है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है, पाई स्क्वायर बाय 4 तो आया ही नहीं है, पाई स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन यहाँ त्रिज्या के साथ केंद्र की से विमुख बोला है, केंद्र से विमुख, केंद्रमुखी है, केंद्र से विमुख का मतलब होता है केंद्र से दूर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चलो इसको समझ लो, ठीक है ना, केंद्र मुखी मतलब केंद्र की ओर, केंद्र विमुख मतलब केंद्र से दूर, ठीक है ना, लेकिन पाई स्क्वायर तो है दोनों के लिए सेम सेम दिया हुआ है, यहाँ गलती मत कर बैठना, विमुख का मतलब होता है बाहर की ओर, केंद्र से बाहर, लेकिन केंद्र मुख मतलब होता है केंद्र की ओर, है ना, तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई स्क्वायर। डन, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, यम व स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम द्रव्यमान के दो कण आर व आर के स्मॉल त्रिज्या पर गति कर रहे हैं, यदि उनका आवर्तकाल समान है, ध्यान दीजिएगा फिर से वही कहानी, स्मॉल त्रिज्या और कैपिटल त्रिज्या, डन, सॉरी मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर की है, कैपिटल मास स्मॉल एम मास वाले दो द्रव्यमान इस प्रकार से गति कर रहे हैं, दोनों के लिए बोला है कि आवर्तकाल सेम है, टी सेम है, मैंने क्या बोला था, कितने कोई भी द्रव्यमान वाले हो, ठीक है, कितने भी वृत्त एक केंद्रमुखी में हो,
सभी के लिए क्या होना चाहिए, आवर्तकाल सेम होना चाहिए। उस केस में सभी के लिए कोणीय चाल क्या होंगे, कोणीय चाल समान होंगे, कोणीय चाल समान होगा बेटा। कोणीय चाल समान मतलब उनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, समान, एक जैसे। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, 1। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में बात करे थे हम लोगों ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यम1 यम2 द्रव्यमान की दो, ये भी सेम है, दो कारें R1 R2 त्रिज्याओं के वृत्त पे गति कर रही है। उनकी चाल इस प्रकार की, प्रत्येक के लिए समान टाइम कितना सेम है। एक पूर्ण बोला है चक्कर लगाती है पहली दूसरी कार के लिए कोणीय चालों का अनुपात। ये भी वही क्वेश्चन है, मतलब सीधे सीधे उठा के रखो 1 बाय 1, ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक पिंड का क्षैतिज वृत्त R बराबर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। R कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बेटा, कोणीय वेग है, मतलब ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है रे, कोणीय ओमेगा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। क्लियर है बेटा, घुमाया जाता है इसका रेखीय वेग। अरे यार v इजिकल टू ओमेगा आर होता है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो ना, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा ना बेटा, ठीक है ना। अच्छा क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर में भी है बोल रहा है, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को पहले उड़ाओ, क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, रेडियस है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, और 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। कोई दिक्कत है बेटा, इसको मैं अपॉन में 100 लिख दूं, अपॉन में 100, 2 से 2 कट, आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, अरे 2 आएगा ना बेटा। v इजिकल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, पहली बात सेंटीमीटर में है इसलिए मैंने 10 की पावर -2 नीचे 100 में लिख दिया हूँ सीधे सीधे, ठीक है ना। 100 के 2 शून्य और ऊपर 2 शून्य कैंसिल हो गए, बचा केवल ऊपर 2 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। प्रति मिनट 120 प्रति चक्रण करने वाली एक चक्री का कोणीय चाल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट में 120 चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। मतलब 60 मिनट, एक मिनट में कितना, सॉरी कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 120 चक्कर पूरा कर रही है, ठीक है ना। चक्र मतलब ये हो रहा है, ये चक्कर लगा रही है 120 चक्कर कितने मिनट में, एक मिनट में। एक मिनट में सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड 120, एक सेकंड का निकालेंगे तो कितना, 60 दूनी 120, 2 चक्कर। एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर रही है, 2 चक्कर पूरा कर रही है। कोणीय चाल वाला सीधे सीधे आपको ओमेगा का फॉर्मूला पता है, 2 पाई न्यू, कितना होता है 2 पाई न्यू। पाई में आंसर दिया, पाई को जैसे को वैसे रखो, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 2, और 2 दूनी 4 पाई, आंसर कितना आ जाएगा 4 पाई रेडियन, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा बेटा। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक विद्युत पंखे की ब्लेड बोला है घूर्णन अक्ष से 30 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब रेडियस इसका मान ले 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, मीटर पर सेकंड में आंसर दे रखा है, इसलिए पहले रेडियस का मान मीटर में रखे। पंखा दिया हुआ है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ पर सेम है बेटा, पिछले क्वेश्चन बात की, एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रही है, 120 रिवॉल्यूशन कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है। तो एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन करेगी, 2 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन। ये न्यू का मान हो जाएगा, ये न्यू का वैल्यू है ना, ये न्यू का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर है, आर की वैल्यू। बोला गया है पंखे के ब्लेड के अग्रभाग का त्वरण कितना होगा, मतलब एक्सीलरेशन कितना निकालना है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर पता है, ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है, मान रखेंगे, ओपन करें, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू में आर। अच्छा 4 जैसा का वैसा, पाई पाई में दिया हुआ है क्या आंसर, पाई का मान रख दे 3.14 का वर्ग, न्यू का मान कितना रखोगे 2, 2 का वर्ग 4 गुणित आर का मान कितना रखोगे 30 गुणित 10 पर ऋण 2। डन है बेटा, इसको सॉल्व करोगे आप तो लगभग लगभग आपका आंसर आ जाएगा 47.4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसको अब गुना भर करना है यार, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे, इसको गुना करोगे, इसको भी गुना करना, सभी को गुना कर दोगे, आंसर कितना है 47.4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन के लगभग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना, विद डिटेल। ओके डन। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेसन के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।